आपके हिंदी के पेपर से पहले जो ये संडे पढ़ा है अर्थात कि रविवार का जो आपको छुट्टी मिला है, इस छुट्टी का आपको भरपूर फायदा उठाना है और इतना ज़्यादा आपको इस एक दिन में रिवीजन कर लेना है जिससे कि आपके हिंदी के पेपर को सॉल्व करते समय आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए और हिंदी के पेपर में आपको एक शानदार अंक भी मिलेगा। आज की इस क्लास में हम लोग आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे और एक और क्लास लेकर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी समझ लेंगे। तो यदि आज के क्लास में आप अंत तक बने रहते हैं तो आपका समझिए हिंदी में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के ही क्लास से आपको संपूर्ण हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। वो कुछ इस तरह का प्रश्न मिलेगा एग्जाम में और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ भी सकते हैं। ये प्रश्न पत्र का जो पहला खंड होगा वो खंड अ अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 1 से 100 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से किन्हीं 50 का ही आपको जवाब देना है, कोई भी 50 आप छोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा फास्ट में चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग को तमाम प्रश्नों की चर्चा करना है। तो आप भी एक एक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फास्ट में देते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है। आपको बतलाना है कि लौट कर आऊंगा पाठ की विधा क्या है। तो बिल्कुल मैं बोला कि थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे तेजी में, तो आप लोग थोड़ा तेजी में इसका आंसर देते चलिए। तो लौट कर आऊंगा फिर आप जानते हैं क्या है, कविता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कुंवर नारायण रचित पाठ है अर्थात कि कुंवर नारायण जो है किस पाठ को लिखे हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है किसके द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण के द्वारा। नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है लखटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूरी की तजी डारो पंक्ति के रचनाकार है अर्थात कि यह पंक्ति किसने लिखा है आपको बतलाना है। तो इस पंक्ति के रचनाकार बिल्कुल आसान प्रश्न है, कौन है, रसखान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक है अर्थात कि आपको बतलाना है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहे हैं आपसे संख्यावाचक विशेषण कौन है। आपको बतलाना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो वैसे विशेषण जो संख्या को बतलाएं तो देखिए यहाँ पे 4 जो ए अर्थात कि 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है ननकाना साहब का संबंध है, ननकाना साहब का संबंध में से किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है आपको बतलाना है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन ए, गुरु नानक से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कर रहा है बिल्कुल आसान प्रश्न है, नाखून हमारी डैश डैश का अवशेष है, यहाँ पे क्या भराएगा आपको बतलाना है। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएगा। मैं पहले ही बोल दिया थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्न को समझना है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग समझते चलिए और जो मालूम है उसका आंसर देते चलिए। नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष हैं। तो नाखून किस चीज का अवशेष होता है, पढ़े होंगे पशुता का, तो सी राइट आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहे हैं आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आपको बतलाना है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है कब से मिलने लगता है। तो आप पढ़े होंगे कि 8वीं से 9वीं सदी से जो है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अमरकांत का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था। आपको बतलाना है कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल फास्ट में देने का प्रयास कीजिए क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन में से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो आप पढ़े होंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं और भाववाचक संज्ञा वही होता है जो भाव बतलाए अर्थात कि बचपन देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर अर्थात कि जब किशोर से मार खाया बहादुर तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किशोर के मार खाने के बाद बहादुर क्या किया। बिल्कुल आसान प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप जाकर कोना में खड़ा हो जाता है। तो सी पर लिखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। आपको बतलाना है कि रूसी जाति का असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार इसमें से कौन कौन है। लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकोन, दोस्तोयेवस्की, ये सभी रूसी जाति का असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कि कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं।
तो कथक नृत्य के पर्याय आपके पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कर देना है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का इसमें से कौन जो है उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, भलाई भी भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, अच्छा भी भाववाचक संज्ञा है। तो कौन जो है उदाहरण नहीं है? तो जो दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दूध। चलिए आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। अर्थात कि आपसे पूछा जा रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में इसमें से किनकी चर्चा किया गया है। जानते हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरजू महाराज। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अयज्ञ ने सूत्रपात किया। अर्थात कि अयज्ञ ने इसमें से किसका सूत्रपात किया? ऑप्शन है आपसे कि छायावाद का, कि प्रगतिवाद का, कि प्रयोगवाद का, कि प्रबद्धवाद का। तो क्या राइट आंसर होगा? आपको बतलाना है कि अयज्ञ ने इसमें किसका सूत्रपात किया। आपको सही आंसर बतला देना है। आप पढ़े होंगे, आपके डायरेक्ट बुक से प्रश्न लिया गया है कि अयज्ञ ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन है? आपको बतलाना है। तो रामावतार भी स्वर संधि है, परमानंद भी स्वर संधि है, कबींद्र भी स्वर संधि है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी स्वर संधि के उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न कर रहा है मदन है। मदन कौन था? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। आपसे पूछ रहा है कि मदन कौन था। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी में से चारों में से बतलाना है कि मदन कौन था। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस साल के बोर्ड परीक्षा के लिए। मदन जो है किरानी का बेटा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी से के साथ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी किरानी का बेटा था। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा है अन्य पुरुष डैश डैश के भेद हैं। आपको बतलाना है कि अन्य पुरुष किसका भेद होता है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? आपको बतलाना है कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है पिता ने, मां ने, भाई ने, बहन ने। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसने बांधा था? पिता ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से आपको आंसर सब किसी को कमेंट बॉक्स में बतला देना है। पूछ रहा है लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। लौट कर आऊंगा पाठ जो है जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी के साथ लेकर जाना है। ऑप्शन डी को उठाकर OMR सीट पे कलर कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 23 नंबर प्रश्न भी देखते ही देखते आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बतला देना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कह रहा है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। आपको जल्दी से बतलाइएगा कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो बिल्कुल सही, अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रोन नदी डैश में है। रोन नदी किस देश में है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पे मैं घेर दे रहा हूँ, आप बताइए जल्दी से रोन नदी कहाँ पे है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, फ्रांस में। रोन नदी कहाँ पे है? फ्रांस में। बी राइट आंसर आपको कर देना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विगु समास नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा द्विगु समास नहीं है। तो आप द्विगु समास की परिभाषा पढ़े होंगे कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिलोक भी द्विगु समास है, शताब्दी भी द्विगु समास है, नवरत्न भी द्विगु समास है। तो यहाँ पे कौन द्विगु समास नहीं है पूछा था। तो भाई बहन जो है द्विगु समास नहीं है, यह द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी भाई बहन। चलिए आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है लेखक ने अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। आपको बतलाना है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे। इसके बारे में बतलाना है कि मछली लेखक ने अपने पिता से क्यों मांगा। तो आप पढ़े होंगे लेखक ने अपने पिता से मछली मांगे थे कुआं में पालने के लिए। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कुआं में पालने के लिए। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न पढ़िए, आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है कविता नहीं है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें से आपको बतलाना है कि कौन जो है कविता नहीं है। आपका अक्षर ज्ञान भी कविता है, आपका हमारी नींद भी कविता है, स्वदेशी भी कविता है। तो इसमें कौन कविता नहीं है? शिक्षा और संस्कृति। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि
मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से कितना दूर पर थी आपको बतलाना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 1 मील के दूरी पे थी, 2 मील, 3 मील, 4 मील। मोहरा नदी जो है वो शहर से आपके 3 मील दूर पर था, तो इसका राइट आंसर कर देना है आपको ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास है आपको बतलाना है। तो राजदूत का यदि आप समास विग्रह करेंगे तो इससे मिलेगा राजा का दूत, तो इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए आंसर इसका राइट दिया गया है तत्पुरुष समास। तो 30 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आबिन्यू जो है डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। आपको बतलाना है कि आबिन्यू शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस नदी के किनारे बसा है, रोन नदी के किनारे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए। आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में देते चलिए, नहीं मालूम है तो हर एक प्रश्न को समझ कर याद करते चलिएगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गिरधर लाल है, गिरधर लाल कौन थे आपको बतलाना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि सेन साहब के मित्र थे, कि सेन साहब के भाई, कि मदन के पिता, कि सेन साहब के पड़ोसी। तो गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल आपके मदन के पिता थे, तो इसीलिए सी राइट आंसर आपको कर देना है। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है संतु डैश के मारे कांप रहा था। संतु किसके मारे कांप रहा था आपको बतलाना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या भराएगा। संतु जो है बारिश में भीग गया था और ठंड के मारे कांप रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर प्रश्न कर रहा है बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। जल्दी से फास्ट में आंसर बता दीजिए कि बहुब्रीहि समास में का कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा याद करते समय आप पढ़े होंगे कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी कर देना है। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। अर्थात कि मैक्स मूलर किस देश को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माने हैं। पढ़े होंगे कि मैक्स मूलर जो है भारत के लिए शब्द का प्रयोग किए हैं कि भारत जो है संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कमरुद्दीन का जन्म हुआ। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ आपको बतलाना है। तो कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 36 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं आपको बतलाना है। तो पुनर्जन्म देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म, ऑप्शन ए। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। आपको बतलाना है कि बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खां, वो कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन है डुमराव के, कि सीतामढ़ी के, कि दरभंगा के, कि पटना के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ के निवासी थे, डुमराव के, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मछली कहानी के लेखक कौन है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि मछली कहानी के लेखक कौन है। पढ़े होंगे मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आप देखिए आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद इन चारों में से कहां पे किया गया है। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद कीजिएगा तो मिलेगा धर्म प्लस आत्मा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर प्रश्न आपके सेकंड हिंदी से लिया गया, इसमें कह रहा है कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से पागल कौन थी, पाती की, लक्ष्मी की, मंगू की, सीता, आपको बतलाना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम सेकंड हिंदी पूरा आपको पढ़ा चुके हैं, पीछे हम लोग 7 मिनट में मात्र सेकंड हिंदी को समाप्त किए थे, तो वहां पे हम लोग चर्चा किए थे कि मंगू जो थी वो जन्म से ही गूंगी और पागल थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न कर रहा है इसमें से निबंध कौन है। ये सभी प्रश्न जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले कि किस पाठ के लेखक कौन है, किस कविता के कवि कौन है, किस पाठ के मुख्य पात्र कौन है और पाठ की विधा क्या है, ये सभी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि यहाँ से तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न बड़ा कर है कि निबंध इसमें से किस पाठ की विधा जो है निबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परंपरा का मूल्यांकन की विधा क्या है, निबंध है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में कौन आता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो सुशीर वाद्यों में से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहनाई। कौन आता है, ऑप्शन ए, शहनाई। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर प्रश्न करा इसमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है। तो रोशन जो है शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे, आपको बतलाना है कि मैक्स मूलर जो है किस देश के विद्वान थे। मैक्स मूलर जो थे जर्मनी देश के विद्वान थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है फिर आपके सेकंड हिंदी से लिया गया, कह रहा है
राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? इसमें से कौन जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो सांवरदैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न कर रहे हैं बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कर बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है सीता के कितने बेटे थे? ये भी प्रश्न सेकंड हिंदी से आ गया। कर सीता के कितने बेटे थे आपको बतलाना है। सीता के 3 बेटे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर प्रश्न करा, इसमें से वाक्य पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि चारों में से कौन शुद्ध लिखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यह मेरी पुस्तक है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न अर्थात कि 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ढहते विश्वास के कहानी के केंद्र में क्या है? अर्थात कि ढहते विश्वास कहानी में किसकी चर्चा हुआ, इन चारों में से आपको बतलाना है। जल्दी से पढ़िए और आंसर कमेंट में बताइए कि चारों में से ढहते विश्वास में के कहानी के केंद्र में कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी में पूरा बाढ़ की चर्चा किया गया है, तो बाढ़ की समस्या, तो यही बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान है, आपसे पूछा गया कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। आपको बतलाना है कि अभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभाव शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है, अभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम में मात्र आपको 50 ही प्रश्न 100 पूछा जाएगा, लेकिन 50 ही प्रश्न सॉल्व करना है। लेकिन आज हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे, ताकि आपका 50 से ज़्यादा प्रश्न मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आज के क्लास के बाद आपको कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसलिए अंत तक बने रहिए और एक एक प्रश्न का आंसर देते रहिए। चलिए 50 से आगे के प्रश्नों की भी चर्चा करते हैं। चलिए एक एक प्रश्न पढ़ते चलिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल शानदार सेट उपलब्ध करा। 50 प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए फिर अगले 50 प्रश्न को समझते हैं। तो एक एक प्रश्न को पढ़ते चलिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाते चलिएगा। यहाँ पे प्रश्न सेट किया गया, ऑप्शन है क ख ग घ। तो यहाँ पे अपने हिसाब से समझिएगा, क का मतलब क्या होगा ए, और ख का मतलब क्या होगा बी ऑप्शन है, ग का मतलब सी, और घ का मतलब होगा ऑप्शन डी। तो इसी हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाते चलिए। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान है, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इस हर बच्चा को मालूम होगा, 10th क्लास का भीमराव अंबेडकर पहला पार्ट है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है? बिल्कुल आसान और रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? जल्दी से बतलाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मध्यम वर्ग, अर्थात कि मध्य वर्ग दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा, देखिए फिर प्रश्न आ गया, इसलिए मैं बोला हूं कि हर एक प्रश्न रिपीट अभी हम लोग चर्चा किए, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। पूछ रहा है मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, अर्थात कि सी। चलिए आगे बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गध की विधा कौन सी है? पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा क्या है, आपको बतलाना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा क्या है? ललित निबंध है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। 5 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बिल्कुल आसान प्रश्न, आपको बतलाना है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि की, देवनागरी लिपि की, गुरुमुखी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था आपको बतला देना है। तो आप जानते हैं बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न कर रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? आपको बतलाना है कि परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है उसको किसने लिखा है, इसका आंसर आपको बतलाना है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। चलिए आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको जल्दी से बता दीजिए पंडित बिरजू महाराज जो है इसमें से किस कला से संबंधित थे? चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर फास्ट में कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो डांस से संबंधित है, कथक डांस किया करते थे, इसीलिए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, नृत्य कला से संबंधित है, ख राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछ रहा है आबिन्यो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न, आप जानते हैं आबिन्यो कहाँ स्थित है, जल्दी से बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर कि आबिन्यो जो है कहाँ स्थित है। तो फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर आबिन्यो, तो क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया इस साल के लिए, जल्दी से बतलाइएगा। मछली चैप्टर से लिया गया कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछली खरीदी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, अर्थात कि ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा, तो 3 मछली खरीदी थी। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश
डैश डैश थे। आपको बतलाना है कि बिस्मिल्लाह खां इसमें से प्रसिद्ध क्या थे। ऑप्शन है सितार वादक थे, कि सरोद वादक, कि गिटार वादक, कि शहनाई वादक। तो आप पढ़े होंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, वो शहनाई बजाते थे, तो यही इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको आप हिंदी के साथ साथ हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, अर्थात कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। इसमें से किसने सिख धर्म का प्रवर्तन किया आपको बतलाना है। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, तो क इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न कर रहा है इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया। बिल्कुल महत्वपूर्ण लेकिन आपके डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिया गया प्रश्न है। आपको बतलाना है कि ये कथन इसमें से किस कवि के लिए कहा गया, जल्दी से बतलाइएगा। तो ये कथन जो है आपके रसखान के लिए कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन घ रसखान, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न कर रहा है घनानंद जीवन दायक हो कछु मोर यो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कि इस लाइन में जो है किस कवि का नाम आया है। देखिए स्पष्ट रूप से आप पढ़ पा रहे हैं घनानंद का नाम आया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश डैश कछु न अब भारत में दर्शात। यहाँ पे बतलाना है कि क्या भराएगा। बिल्कुल आपके कविता से प्रश्न लिया गया, यहाँ पे कौन सा शब्द इसमें से भराएगा आपको बतलाना है। तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भरिएगा, तो भारतीयता की भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, ऑप्शन ख के साथ आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। कि सुमित्रा नंदन पंत जो है भारत माता ग्राम वासिनी में ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए, तो भारत माता के लिए, तो ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। कि जनतंत्र का जन्म जो कविता है उस कविता के कवि कौन, अर्थात कि किसने लिखा है। जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ रामधारी सिंह दिनकर। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अयज्ञ का पूरा नाम क्या है। बताइए इस चारों ऑप्शन में से अयज्ञ का पूरा नाम क्या है। तो सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अयज्ञ इनका पूरा नाम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। बिल्कुल आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंवर नारायण जो है बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं। तो कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। 21 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कर है मेरी नींद के दौरान कुछ डैश डैश बढ़ गए पेड़। तो ये भी आपके कविता से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। चलिए आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। आपको बतलाना है कि अक्षर ज्ञान जो कविता है वो बच्चों को किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से पढ़कर आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो अक्षर ज्ञान कविता जो है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए ऑप्शन क के साथ जाएगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। इस नंबर प्रश्न कर रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौट कर आने की लालसा व्यक्त करता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि अपने मातृभूमि बंगाल में लौट कर आने का लालसा व्यक्त करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कि घ। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। आपको बतलाना है कि रेनर मारिया रिल्के जो है इसमें से किस कविता को लिखे हैं, यही आपको बतलाना है। रेनर मारिया रिल्के मेरे बिना तुम प्रभु कविता को लिखे हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मेरे बिना तुम प्रभु। सभी आपके बुक से प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपके सेकंड हिंदी से आ गया, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहे मंगमा क्या बेचती थी, जल्दी से बतला दीजिए मंगमा क्या बेचती थी। तो आपके पाठ का ही नाम है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं कि दही वाली मंगमा, तो मंगमा क्या बेचती थी, तो दही, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। 26 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। कह रहे ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। बिल्कुल आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बतला दीजिए। बिहार को दिखाया गया है कि राजस्थान
को कि उड़ीसा को कि केरल को? तो विश्वास कहानी में उड़ीसा को दिखाया गया, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मंगू किस कहानी की पात्र है? आपको बतलाना है जो मंगू जो है किस कहानी में आई है, आपको बतला देना है। मंगू जो है माँ कहानी की पात्र है। तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप वो क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्लास का लिंक मांग लीजिएगा, क्योंकि मात्र 7 मिनट में, सोचिए 7 मिनट में हम लोग संपूर्ण हिंदी को, सेकंड हिंदी को समाप्त कर दिए थे। और वहां से देखिए तमाम प्रश्न यहाँ पे भी मिल रहा है। एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न यदि उस 7 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यदि अभी तो क्लास नहीं देखे तो नीचे कमेंट करके उसका लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस क्लास को जरूर बचे हुए समय में देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका समय भी कम लगेगा। मात्र 7 मिनट में संपूर्ण हम लोग समाप्त कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पापपाती किस रोग से ग्रसित थी? आपको बतलाना है पापपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो उसी हम लोग के क्लास से जो पीछे हम चर्चा किए तो वहीं से प्रश्न ये भी है, मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? जल्दी से बतलाइएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सेकंड हिंदी से कह रहा है सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था, आपको बतलाना है। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क घुटन। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न कह रहा है व्यंजना क्या है? बड़ा ही यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो गया। आपको बतलाना है कि व्यंजना क्या है? शब्द शक्ति है कि काव्य गुण है कि अलंकार है कि छंद है? व्यंजना जो है शब्द शक्ति है, तो इसलिए राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन क होगा। आगे कह रहा है 31 नंबर प्रश्न जो लोटा डोरी कौन सा समास है? आपको बताना है कि लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो बीच में योजक चिन्ह आया गया है और दोनों पद प्रधान है लोटा और डोरी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख द्वंद्व समास है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण कैसा ज्ञान है आपको बतलाना है। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए ऑप्शन ख होगा कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विद्या अनुराग में कौन समास है? आपको बतलाना है विद्या अनुराग में कौन सा समास है। विद्या अनुराग में विद्या से अनुराग तत्पुरुष समास होगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन घ कर देना है, अर्थात कि ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कर है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा बतलाना है। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्रति प्लस एक, अर्थात कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। 30 नंबर देखिए प्रश्न कितना शानदार आ गया। कह रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? रस से प्रश्न आगे आपसे पूछ रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? बिल्कुल आसान और शानदार सा प्रश्न है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन क जो है अर्थात कि ऑप्शन ए राइट हो, याद रखिएगा श्रृंगार रस होगा। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? आपको बतलाना है कि धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अलंकार आपके सिलेबस में है या पढ़े भी होंगे, तो इसलिए इसमें कौन अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ख के साथ आंसर चला जाएगा, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा कि जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कहते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य? बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहा है। कह रहा है ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य? जल्दी से बतला दीजिए। बिल्कुल सही, ये संयुक्त वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख संयुक्त वाक्य। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है काव्य गुण के प्रकार हैं। इसमें से आपको बतलाना है कि काव्य गुण के प्रकार कौन है? नीरस की, सरस की, भय की, माधुर्य। तो काव्य गुण के प्रकार है माधुर्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वाच्य के कितने भेद आपको बतलाना है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, तो ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 41 नंबर प्रश्न कर रहा है बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बतलाइएगा चारों में से क्या सही होगा। बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बातों की जिलेबी
जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ होता है गप सप में आनंद लेना, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अर्थात कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम क्या है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, असभ्य। सभ्य का विलोम क्या होता है? उल्टा असभ्य होता है। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर प्रश्न कह रहा है वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? आपको बतलाना है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो वास्तविक अंत में आ रहा है इक, तो इसलिए ग ऑप्शन राइट है, इक प्रत्यय है वास्तविक में। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहा है, ध्यान से देखते चलिए, आंसर बतलाते चलिए कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? इसमें भूतकाल है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क भूतकाल। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। बिल्कुल आसान और शानदार प्रश्न है, पूछ रहा है दक्षिणी शब्द का संज्ञा इसमें से क्या होगा? तो दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा दक्षिण, तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर कर रहा है फरमाइश लिंग है। फरमाइश में कौन सा लिंग है? आपको बतलाना है कि फरमाइश में कौन सा लिंग है। तो फरमाइश में स्त्रीलिंग होता है, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन क के साथ, ऑप्शन ए राइट आंसर आपको कर देना है। फरमाइश में कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है सामग्री का बहुवचन क्या है? आपको बतलाना है सामग्री का बहुवचन इसमें से क्या होगा? तो सामग्री का बहुवचन होगा सामग्रियां, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अर्थात कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर प्रश्न कर रहा है नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? आपको बतलाना है कि नौबत खाने का अर्थ क्या होता है। तो नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। एक एक प्रश्न याद करते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयास करना। कोशिश करना मतलब प्रयास करना, डी के साथ आंसर चला जाएगा, ऑप्शन घ राइट है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्म का मानक आधुनिक रूप है। तो कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या होगा? कर्म का मानक आधुनिक रूप कर्म है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आज हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। आप इसको बार बार देखकर रिवीजन कर ले। क्लास का पार्ट 2 वीडियो जो है कल मॉर्निंग में आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। टोटल 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पढ़कर जाते हैं तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव समझिए कंप्लीट हो गया। तो 100 हम लोग इस क्लास में कवर कर लिए, 100 कल मॉर्निंग में कवर कर लेंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।